हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक मैंने खोली हुई है। इससे पहले हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, मतलब हम तो अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये आप जाने, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपको जो करना होगा आप अपने मन से ही करेंगे, कोई किसी के कहने से कुछ करता भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ पूरे तरीके से निभा रहे हैं। और देखिए, आज हम शुरू करेंगे ये कक्षा 7 की जो है बुक है। अब मैं इसका सिलेबस आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। आप इसका कंटेंट एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया होगा, कहाँ गया, ये रहा। ये इसकी कंटेंट सूची दी गई है, विषय सूची जो जो इस बुक में दिया गया है। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। पृथ्वी के अंदर क्या है, बदलती हुई पृथ्वी क्यों बदल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेज हो रहे हैं, वायु के बारे में, जल के बारे में, है ना। प्राकृतिक वनस्पति जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कुछ वही और थोड़ा सा कुछ एडवांस होगा क्योंकि अगली क्लास की बुक है ना। ये चीज़ें देखिए, इसमें 10 चैप्टर हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये किताब 10 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए अब वैसे भी बच्चों के लिए किताबें तो इस कहानियाँ बहुत होती हैं इनमें, क्योंकि बच्चों को समझाना है ना। पिक्चर्स, कहानियाँ बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये किताबें पढ़ना और समझना आसान होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है किसी बच्चे की, रवि की। अब हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, हमारे लिए काम की ये चीज़ है कि हमें पर्यावरण का मतलब समझना है कि पर्यावरण क्या होता है। देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और एक का है मतलब आवरण। परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण मतलब होता है घेरे हुए, घेरना। आवरण मतलब ढकना या घेरना, इस तरीके से हम जैसे ब्लैंकेट लिपेट लेते हैं वैसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी आपके आसपास दिखता है ना आपको, वो सब का सब हमारा क्या कहलाता है, वो सब का सब पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लेंगे, ये पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों को आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है नेचुरल, जिसे कि प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, अल्लाह मियाँ ने बनाया, किसी सुप्रीम पावर ने बनाया, किसी गॉड ने बनाया। आप उसे चाहे जो नाम दें, उसने जो बनाई हैं चीज़ें, एक तो वो हैं। एक वो हैं कि एक उससे गलती होगी कि उसने इंसान को बना दिया। गलती कहूँगी मैं तो इसे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे कर देता है कि जिनका कोई मतलब नहीं है पर कर रहा है, फिर भी क्या कर सकते हैं। चलिए, तो एक उसने मानव बनाया, मानव ने फिर अपने तरीके का अपना पर्यावरण डेवलप कर लिया। उसने जो चीज़ें बनाई उन्हें कहा जाएगा मानव निर्मित। मानव ने जो निर्माण किया है जिन चीज़ों का, वो मानव निर्मित हो गई। ये 3 तरह के घटक हैं पर्यावरण के। कौन कौन से? एक नेचुरल, जैसे कि नेचर ने बनाया, प्राकृतिक है। एक उसने मानव को बनाया, और नेचर ऊपर वाले ने या अल्लाह मियाँ ने या खुदा ने या गॉड ने या ईश्वर ने या भगवान ने या राम ने, आप चाहे जो नाम दें, उन्होंने बनाई 2 तरह की चीज़ें। एक तो उन्होंने इंसान को बनाया, और इंसान जहाँ आराम से रह सके उसकी ज़रूरत की चीज़ें बनाने के लिए, ताकि उसे वहाँ कोई दिक्कत ना हो, उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे पानी, वायु, कुछ ऐसा स्थल दे दिया जहाँ वो आराम से रह पाए, और कुछ ऐसा जगह बना दी कि जहाँ पे उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पानी ही पानी बना देते तो भी मुश्किल था, वायु ही वायु बना देते तो भी नहीं जी पाता, और अगर ज़मीन ही ज़मीन बना देते सारी तो भी नहीं जी पाता। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी जगह भी बनाई जहाँ ये तीनों मिले हुए हों, और उसी को कहा जाता है जैवमंडल। इंसान के रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए, आपको यहाँ क्या समझना है, आपको ये समझना है कि पर्यावरण का मतलब, एक तो ये समझना है, पर्यावरण का मतलब है जो भी आपके आसपास है ना, वो सब पर्यावरण है। जो आपको चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो है पर्यावरण। अब पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? एक तो कुछ उसमें नेचुरल चीज़ें जिन्हें कि नेचर ने बनाया है, एक उसमें इंसान भी आ जाते हैं, और एक वो आ जाती हैं जो चीज़ें कि इंसान ने बनाई हैं फिर बाद में। जैसे इमारत बना दी इसने, भाई पहले भगवान ने तो सिर्फ ज़मीन बना के दे दी, वायु दे दी, और
जल दे दिया, है ना। इसने क्या किया, उसने एक जैव मंडल बना दिया। इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बना ली, उसने फैक्ट्री लगा ली, उसने और ऐसी ऐसी स्मारक बना लिए, ये सड़कें बना ली। पहले तो सब कच्चा ही था, सड़कें कहाँ थी नेचुरली। उसने पुल बना लिया, पार्क बना लिए, इमारत बना ली ऊंची ऊंची, ये सब कर लिया, है ना। व्यक्तियों में कौन हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, समझ। आप अपने चारों तरफ आँख उठा के देखेंगे ना, जो भी आपको दिखता है वो सब का सब पर्यावरण का हिस्सा है। घटक मतलब कारक या घटक या उसका हिस्सा, जिनसे मिलके वो बना होती है चीज़ें, उसी को घटक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड दिया गया है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है, पर्यावरण, है ना। हमारे चारों तरफ जो भी पाया जा रहा है, अब उसने इसी चित्र की यहाँ ये डेफिनेशन दे दी है, इसी वाली पिक्चर को उसने यहाँ कर दिया है। क्या है, कोई इंसान है, जीवित प्राणी, है ना भाई, कोई निर्जीव है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी पाया जाता है, मैंने अभी आपसे कहा आप अपने चारों तरफ आँख उठा के देखिए तो आपको जो भी दिखेगा ना वो सब पर्यावरण है। तो चारों ओर पाए जाने वाले लोग, आपको लोग दिख सकते हैं, स्थान दिख सकता है। देखिए नाउन आ गया, नहीं आ गया, व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। तो इसमें क्या कितने तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ निर्जीव हैं और कुछ सजीव हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये उद्योग कैसा है, निर्जीव ही तो है। ये स्मारक कैसा है, निर्जीव है। सड़क कैसी है, निर्जीव है। ये पुल कैसा है, निर्जीव है। ये पार्क कैसा है, निर्जीव है, इसमें खेलते हुए बच्चे नहीं, ये पार्क। ये इमारत कैसी है, निर्जीव है ना। और आप देख रहे हैं ये प्राणी, ये जो लोग हैं, ये सब कैसे हैं, ये सजीव हैं, है ना। ये जो स्थल मंडल में भी कुछ जीव रह रहे हैं, ये रहे यहाँ पे, ये कुछ जीव होंगे इन सब जगह में, तो ये कैसा हो गया, ये सजीव हो गया। तो वो यहाँ उसका ये उसने ये बताया है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तु, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सजीव चीज़ें हो सकती हैं या तो निर्जीव हो सकती हैं। सजीव में पादप पर जंतु आते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु में ये हमारे जानवर जो भी हैं, इंसान भी एक जानवर ही होता है। अरस्तु ऐसा बहुत दिन पहले कह के चले गए कि क्या है, प्राणी को क्या क्या कहा था उन्होंने, कि हम भी एक विवेकशील जानवर ही हैं, है ना, ऐसा है। तो निर्जीव क्या होता है, निर्जीव जैसे स्थल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, आप जो भी चीज़ें देखते हैं जिनमें कि जान नहीं होती है वो निर्जीव कहलाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैवीय, जीवीय मतलब सजीव, और अजैवीय मतलब निर्जीव, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं उसमें, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ ये इन्वायरमेंट शब्द का उदय दिया गया है कि ये कहाँ से निकला है, हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है ना। तो पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द निकला है फ्रेंच से, ये मैं नहीं लिख के बताऊंगी आपको खुद इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ढूंढनी है नेट पे, और उसका आपको स्पेलिंग ढंग से याद करनी है ताकि आपको आगे से दिक्कत ना हो। कुछ लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, कुछ लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट। आपको जो ठीक लगे आप कहिए, प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी है, आप जैसे कहिए, दोनों ही वर्ड एक्सेप्टेड है। पर आप आज इसकी स्पेलिंग देखेंगे, ढूंढेंगे और उसको याद कर लेंगे। इसका मतलब ही होता है पड़ोस, आपके आसपास जो है उसी को तो पड़ोस कहा जाता है, कि ये मेरा पड़ोस है जी, हमारे पड़ोस में रहता है। पड़ोस मतलब मेरे आसपास ही रहता है, ठीक है, ये चीज़। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में आपने देखा था क्या क्या था, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल था, जल मंडल था, वायुमंडल था, जैव मंडल था। आप इन सब चीज़ों के बारे में पिछली कक्षा की जो किताब थी 6 क्लास की, उसमें मैंने आपको बताया प्राकृतिक पर्यावरण ये 4 टाइप के हैं, देख लिया। चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए चीज़ों को लाइन से एकदम तरीके से पढ़ना होता है। पृथ्वी की ठोस परपटी, कठोर या ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। ये भी पिछली कक्षा में आ चुका है, जहाँ पे चट्टानें होती हैं, और चट्टान किससे बनी होती है, खनिजों से बनी होती है। चट्टान मतलब रॉक जो होती है, उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं चट्टानों में, ठीक। जो मिट्टी होती है उसकी पतली परत से ढकी हुई, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे समझिए जैसे ये है हमारा, ये ज़मीन है, इसी के ऊपर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ज़मीन के जस्ट ऊपर मिट्टी की पतली सी परत देख रहे होंगे,
यहाँ कहीं चट्टान मैंने आपको बताई थी, कहीं पहाड़ बताए थे, कहीं पर पठार बताए थे, कहीं मैदान बताए थे। वो बस वो यही बात कह रहा है, वही स्थल मंडल है ना। और इसी में कहीं पे आपको इस तरह की चीज़ें जो है ये, कहीं आपको स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं जी स्थल मंडल में। पानी भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। महासागर की सतह पे भी स्थल मंडल पाया जाता है, यानी कि महासागर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कोई सागर है तो जो चीज़ें बाहर आपको दिखती हैं ना, पहाड़ दिखते हैं या कोई चट्टान इस तरह की दिखती है और कोई चीज़ें दिखती होंगी, क्या दिखता है, और मैदान दिखते हैं। ऐसा ज़मीन जो समुद्र है उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं अंदर भी, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ इसने कितना अच्छा फिगर दे रखा है। छोटे बच्चों की किताब पढ़ने से यही फ़ायदा है कि क्योंकि उनको समझाने के लिए बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारी कहानियाँ, ये सब दिया जाता है तो समझना आसान हो जाता है चीज़ों को, ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। जल मंडल भी आप पढ़ चुके हैं, जहाँ जल ही जल है वहाँ जल मंडल, उसको वायु ही वायु है वो वायुमंडल, जहाँ स्थल है वहाँ वो स्थल मंडल। इन तीनों का मिला जुला रूप जो है वो जैव मंडल, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। कोई भी बड़ा लैंडमास, कोई भी बड़ा बहुत बड़ा सा कोई चंक होगा किसी चीज़ का, लैंड मास कोई, या बहुत बड़ा कोई डस्ट या गैस का बना हुआ कोई गोला, उसमें एक फोर्स होता है, उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है एक साथ में, है कि नहीं, पृथ्वी ऐसे ही तो है। तो इसका अपना एक बल है, क्योंकि जिससे क्या करता है कि अपनी तरफ खींचता है हर चीज़ को। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक के देखें नीचे ही आ जाती है। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न ये है कि इस पर एक बल काम करता है जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, यानी कि गैसों की जो परत पाई जाती है हमारे चारों तरफ, वो इसीलिए पाई जाती है क्योंकि हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अगर आप एक सेकंड के लिए भी इमेजिन करें कि आपने पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि अब वहाँ से वायुमंडल भी गायब हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसे रोके रखने के लिए आपके पास कोई फोर्स नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने उसे रस्सियों से बांध रखा है, वो तो अपने आप रुका पड़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, कुछ फोर्सेस के कारण, कुछ कारण होते हैं, फिर उसका कुछ परिणाम हो जाता है। इसी वजह से सारा का सारा चीज़ें जो नेचर में बनी हुई हैं वो वैसी की वैसी ही चलती आ रही हैं। अगर एक भी चीज़ इधर की उधर होती है तो सारी की सारी पृथ्वी कष्ट में आ जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीज़ आप शायद फील कर रहे होंगे अभी तक इतना पढ़ने के बाद में, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाएंगे। मान लीजिए अगर ये नहीं हो, वायुमंडल नहीं हो पृथ्वी पे, ये नहीं हो, गैस की जो परत है ये पतली सी, गैसों की, गैस क्या है, गैसों की जो पतली सी परत है, वायु क्या है, वायु है बहुत सारी गैसों का मिश्रण। बहुत सारी गैस हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, ये सब है ना, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें चैप्टर में। तो ये सारी गैस मिली हुई हैं एक साथ, और वही जो पतली सी परत है ना, वही हमारा वायुमंडल है। अब होता क्या है कि जैसे ये सूरज देवता हैं, पिछले चैप्टर में ऐसा पढ़ाया है एनसीईआरटी ने, तो यहाँ से रेडिएशन आता है। अब होता क्या है कि ये बहुत सारे रेडिएशन को ना वापस भेज देता है यहाँ से, और कुछ को यहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम तक जो रोशनी पहुँचती है ना, ये जो हम तक हीट पहुँचती है, वो इतनी ही पहुँचती है जितनी कि हमारी बॉडी झेल पाती है, आराम से हम उसको सहन कर लेते हैं। अब आप सोचो अगर यहाँ से ये हीट डायरेक्ट आती, ये नहीं होता, मान लीजिए हमारा ये नहीं होता, और यहाँ से कोई हीट निकलती और वो सीधी इधर आ जाती, क्या होता भाई, झुलस जाते। ये जो पृथ्वी है एकदम दहकता हुआ गोला बन जाती आग का थोड़े दिन बाद में, यही तो होता। तो अब देख रहे होंगे कि नेचर का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए साहब, अगले पेज पे ये कहानी दी गई है, और उससे पहले आपको ये बताया गया है कि ये जो
पादप जीव जंतु मिलकर एक जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो तीनों थे हमारे, कौन कौन, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों जहाँ मिले एक साथ, एक जगह मिल गए जहाँ पे, तो वही बन गया हमारा क्या, ये वाला जो हिस्सा बना। देखिए इसको मैं रब करके दिखाती हूँ। वैसा तो इसने फिगर दिखा ही रखा, पर ये वाला देखिए फिगर है ना यहाँ पे, आप इसको देखिए, ये दिया है इसने, ये जहाँ पे ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं। देखिए कुछ इसमें स्थलमंडल का हिस्सा भी आ रहा है, कुछ जलमंडल का हिस्सा भी आ रहा है, कुछ वायुमंडल का हिस्सा भी आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये वायुमंडल का हिस्सा ही तो है ये। तो जब इन तीनों का जो मिला जुला रूप है वही हमारा जैवमंडल कहलाता है। उसने ये बात यहाँ पे बताई है, ये बात, ठीक। अब कह रहा है वो पारितंत्र। एक चीज़ होती है पारितंत्र, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, ऐसी कोई प्रणाली जिसमें जितने भी प्राणी हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, और पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हों, और जिसमें वे एक साथ निवास करें। जैसे मान लो एक ये तालाब है, एक तालाब है, ठीक, तो इसमें बहुत तरह के जीव होंगे, कोई बत्तख होगी, कोई मेंढक होगा, कोई मगरमच्छ होगा, कुछ और चीज़ें होंगी। मान लीजिए मगरमच्छ नहीं भी है, मान लीजिए छोटा है वो, तो उसमें बहुत तरह के जीव पाए जाएंगे आपको उस पानी में। हो सकता है मछलियाँ हों, मछलियाँ भी कई तरह की होंगी, और भी कई तरह की चीज़ें होंगी। तो उसमें क्या हो रहा होगा, एक तो ये आपस में कुछ करते होंगे कनेक्शन। आपने देखा होगा कई सारी जो मछलियाँ जाती हैं आपस में एक दूसरे से इस तरह मुँह सा जोड़ के तब आगे इधर उधर होती हैं, वो ऐसा होता है ना, जैसे इंसान करते हैं वैसे ही तो यहाँ भी होता होगा। मान लीजिए तालाब में ये हो रहा है, एक तो वो ये कर रही हैं, एक वो ये कर रही हैं कि अपने खाने का इंतज़ाम करने के चक्कर में कुछ सनलाइट लेते होंगे। देखें यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी तो होंगे, नीचे होते हैं नहीं होते हैं पानी में, आपने देखा होगा, इसके आसपास होंगे जो पानी में हो रहे हैं, तालाब के आसपास होंगे। तो वहाँ पे कुछ फिजिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे। यानी कि फिजिकल का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमें दिख नहीं रही लेकिन वो हो रही हैं। रसायनों का अदला बदली हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पौधा है यहाँ पे, तो वो अपना खाना बना रहा होगा ना, तो कैसे बना रहा होगा, यहाँ से CO2 ले रहा होगा, ये सनलाइट आ रही है उसे ले रहा होगा, और फिर यहाँ से CO2 लेके ऑक्सीजन को बाहर कर रहा होगा। तो ये वाली जो क्रिया हुई, ये कैसी क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया। पारितंत्र का मतलब ये है कि समस्त जीवधारी जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे रहने वाले दूसरे प्राणियों के साथ उनका जो क्या है उसको इंटरेक्शन कहते हैं, उसा इंटरेक्शन, आपस में जो एक दूसरे के साथ में जो उनका व्यवहार होता है, जो जिस तरह की भी एक्टिविटी वो करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक तो वो, और दूसरा वो पर्यावरण के साथ में जो एक्टिविटी करते हैं, पर्यावरण उनके आसपास जो चीज़ें हैं, कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो वो करते हैं, उन सब में, उन सबको मिला के क्या कहा जाता है, उन सबको मिला के कहा जाता है पारितंत्र, ठीक है, उन सबको मिला के कहा जाता है क्या, पारितंत्र। किसी जगह रहने वाले जितने जो जीवधारी हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ में और पर्यावरण के साथ में जो अंतःक्रिया होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में जो लेन देन होता है पर्यावरण के साथ में, और जो प्राणी जिनके साथ में वो रह रहे हैं उनके साथ में, वो सब मिला जुला के क्या कहलाता है, पारितंत्र। क्या कहलाता है, पारितंत्र। ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसने यहाँ पे यही बात बताई है, पारितंत्र क्या है, ये कहानी उसने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ इसने तालाब का ही चित्र दे रखा है, यहाँ कुछ पेड़ हैं, कुछ ये फूल हैं, ये बत्तख हो गई, यहाँ पे कुछ और भी आ रहे हैं, ये कुछ और हैं, यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो कभी तो ये आपस में भी इंटरेक्शन इनका होता ही होगा, आपस में कुछ बातचीत होती होगी, कुछ करते होंगे, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, ये सब होता है नहीं होता है। तो ये आपस में जो बातचीत कर रहे होंगे, और दूसरा इनके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ में जो इनका लेन देन हो रहा है, जैसा भी लेन देन हो रहा है वो भौतिक रूप में हो रहा है या रासायनिक रूप में हो रहा है, वही सब हमारा पारितंत्र कहलाता है। ये एक तालाब का पारितंत्र दे के आपको समझाया गया है, ठीक है, ये वाली चीज़ है।
यहीं पे उसने ये सब बात बता रखी है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। एक होता था वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब है जब पैसे का ओरिजिन नहीं हुआ था, जब हमारे पास मनी नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, जैसे अभी तो हमारे पास पैसा है, उस टाइम हम चीज़ों का ही आपस में अदला बदली करते थे। जैसे मेरे पास गेहूँ है, तुम्हारे पास कोई, मान लो तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल चाहिए, तुम्हें गेहूँ चाहिए, तो तुमने मुझे चावल दे दिए, मैंने तुम्हें गेहूँ दे दिए। तो यही वाली जो सिस्टम होता था, इसी को कहा जाता वस्तु विनिमय पद्धति, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। आप इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिक्स थे। आगे देखिए जी साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है। जीवधारियों का आपस में आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ में जो संबंध होता है ना, वही पारितंत्र है। देखिए इसने कितने आसान शब्दों में इस चीज़ को लिख दिया है। मानवीय पर्यावरण में जो चीज़ें आती हैं, मानव अपने पर्यावरण के साथ किस तरह की पारस्परिक क्रिया करता है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ दे रखी थी इसने, ये था वस्तु विनिमय पद्धति, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए इसके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगाइएगा आप। अगर आपको यहाँ इन्हें लगाने में कोई दिक्कत हो तो आप इस मुझसे पूछिए, इनमें क्या क्या हो सकता है, आप इसको देखिए, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए यही है, कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। थैंक यू।